नमस्कार, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश दुनिया की आज की तमाम सभी बड़ी खबर को। फटाफट वीडियो के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। पंजाब सरकार ने मजदूर दिवस पर न्यूनतम मजदूरी में 15% की बढ़ोतरी का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के अनुसार लगभग 13 साल बाद हुए इस संशोधन का उद्देश्य महंगाई के बीच श्रमिकों को आर्थिक राहत देना है। यह नियम सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लागू होगा। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से ईवीएम स्ट्रांग रूम में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की है। पार्टी नेता शशि पाजा ने कई केंद्रों पर कैमरों के बंद होने और फुटेज में गड़बड़ी पर चिंता जताई है। टीएमसी ने आयोग से पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाते हुए सभी रिकॉर्ड उपलब्ध कराने को कहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा और चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में भी वही चुनावी रणनीति अपनाई है जो उत्तर प्रदेश में आजमाई जा चुकी है। उन्होंने बंगाल में केंद्रीय बलों की समानांतर व्यवस्था पर सवाल उठाए। हालांकि ममता बनर्जी की ऐतिहासिक जीत का दावा भी किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने एक ही रात में 210 ड्रोन हमले किए हैं। इन हमलों में ऊर्जा ढांचे और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे बिजली सेवा बाधित हुई और कई लोग घायल हुए। जेलेंस्की ने वैश्विक समुदाय से रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मौसम विभाग ने 2 से 7 मई के बीच उत्तर, पूर्वी और दक्षिण भारत के कई राज्यों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और राजस्थान में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और बिजली कड़कने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। जबलपुर के बरगी डैम में तेज आंधी के कारण एक टूरिस्ट क्रूज डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के वक्त क्रूज पर क्षमता से अधिक लोग सवार थे। रेस्क्यू टीम ने 28 लोगों को सुरक्षित बचाया, जबकि कुछ बच्चे अब भी लापता हैं। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं। बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल के बाद बांग्लादेश में चिंता बढ़ गई है। वहां के नेताओं को डर है कि भाजपा की जीत से लाखों अवैध प्रवासियों को वापस भेजा जा सकता है। वहीं भाजपा ने इसे सुरक्षा के लिए जरूरी बताते हुए सीमा पर सख्ती और घुसपैठ रोकने की बात कही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सेना की एकजुटता की मिसाल बताया है। उन्होंने कहा कि भारत ने अपनी शर्तों और समय पर ऑपरेशन को अंजाम दिया और केवल हमलावरों को निशाना बनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि भारत लंबी लड़ाई और सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिम एशिया में संघर्ष विराम के बावजूद तनाव बरकरार है। ईरान ने अमेरिका को मध्यस्थों के जरिए बातचीत का नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि अमेरिकी प्रशासन और सांसदों के बीच युद्ध की कानूनी स्थिति को लेकर मतभेद हैं, जिससे वैश्विक बाजारों में तेल की कीमतों में अस्थिरता बनी हुई है। संयुक्त अरब अमीरात ने 60 साल बाद ओपेक छोड़ने का फैसला किया है। यूएई अपनी तेल उत्पादन क्षमता को 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक बढ़ाना चाहता है, जो ओपेक के प्रतिबंधों के कारण संभव नहीं था। यह कदम वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी स्वतंत्रता और आर्थिक स्वायत्तता को बढ़ाएगा। माली में विद्रोहियों ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तसलिट सैन्य कैंप पर कब्जा कर लिया है। अल कायदा से जुड़े समूहों और अलगाववादियों ने सैन्य सरकार के खिलाफ एकजुट होकर मोर्चा खोल दिया है। इस संकट के कारण देश में सुरक्षा व्यवस्था और मानवीय सहायता की आपूर्ति गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाते हुए स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी को बेड़े में शामिल किया गया है। प्रोजेक्ट 17 के तहत निर्मित यह छठा युद्धपोत आधुनिक तकनीक, ऑटोमेशन और मारक क्षमता से लैस है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग विनियमन अधिनियम 2025 लागू हो गया है, जिसके तहत असली पैसों वाले दांव लगाने वाले खेलों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पारदर्शिता और सुरक्षा के लिए ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाई गई है, जो विज्ञापन और प्लेटफॉर्म की निगरानी करेगी। भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर पदक सुरक्षित कर लिया है। लक्ष्य सेन, सात्विक चिराग और आयुष शेट्टी के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने चीनी ताइपे को हराया। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए भारत का मुकाबला जापान या फ्रांस से होगा। तो फिलहाल के लिए आज इतना ही। मिलते हैं इसी तरह खास न्यूज के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।